यह कहानी है एक गरीब किसान की। किसी गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी झुमकी, बेटा मोहन और बेटी सीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हीरा बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपना परिवार का लालन पालन करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में इतने कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। ए जी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं, तो आखिर हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा? झुमकी, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। हीरा बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपना काम ईमानदारी से करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था, इसलिए गांव के लोग भी उसे मानते थे। फिर इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ हीरा के घर के हालात खराब होता जा रहा था। हीरा ने अपने गांव के सेठ से कर्ज लिया था। फिर एक दिन वह सेठ हीरा के घर आता है और कहता है, क्यों भाई हीरा, क्या तुम मेरा कर्ज वापस नहीं करना चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो भाई तुमने पिछले 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। हीरा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो जायज़ है उसके अनुसार ही तुमको काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने की और समय देता हूँ। अगर तुम पूरे 4 महीनों की ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा जमीन पर कब्जा कर लूँगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर हीरा उदास हो जाता है और यह बात हीरा अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से हीरा अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। फिर इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सेठ हीरा की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये सब होने के बाद किसान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी झुमकी को बता देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, ए जी, मैं तो आपसे कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो एक ही जमीन थी, अब वह भी नहीं रहा। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर हीरा की पत्नी झुमकी वहां से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब हीरा दूसरों के खेतों में काम करने लगा। फिर एक दिन की बात है, जब हीरा एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहां पर एक गिलहरी दिखाई दिया। गिलहरी जख्मी हालत में थी। हीरा उस गिलहरी को अपने घर ले गया। फिर हीरा की बेटी सीता वहां पर आती है और गिलहरी को दवा लगा देती है। उसके बाद वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको यह गिलहरी कहाँ से मिली? बिटिया, मुझे यह गिलहरी खेत पर मिली। जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसे जख्मी हालत में पाया, तो मैंने सोचा क्यों न इसे अपने घर ले चलूं। फिर मैंने इसे घर ले आया। तभी गिलहरी बोली, हीरा, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। गिलहरी की बात सुनकर हीरा हैरान हो गया और बोला, क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं भी बोल सकती हूँ। तभी वहां पर हीरा की पत्नी आ जाती है और गिलहरी को बोलते हुए देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो जाती है। हीरा, मैं एक जादुई गिलहरी हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है,
मेरी एक इच्छा है। हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा धनी हो जाएं। फिर हीरा भी यह बात मान जाता है और गिलहरी से कहता है। हाँ, हम भी धनी होना चाहते हैं। फिर क्या, हीरा के सामने एक बड़ा सा मटका आ जाता है जिसमें बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा भरा होता है। इतना सारा स्वर्ण मुद्रा देखकर हीरा की पत्नी कहती है, अरे वाह, इस मटका में तो बहुत सारे सोना है। अब तो हम बहुत धनी हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर झुमकी बहुत महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। तभी एक दिन झुमकी अपने पति हीरा से कहती है, ए जी, क्यों ना आप सेठ जी को पूरा पैसा लौटाकर अपना जमीन उससे वापस ले लें। हाँ झुमकी, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। हीरा रुपए लेकर सेठ के पास चला जाता है। आओ भाई हीरा, कहो कैसे आना हुआ। सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा ब्याज की रकम चुकता करने आए हो। पर भाई, जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुकाओगे तब तक मैं तुम्हारा जमीन वापस नहीं करूँगा। सेठ जी, आप चिंता न करें, मैं ब्याज के साथ आपका मूलधन भी लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपना पैसा। यह सब देखकर सेठ चौंक जाता है और हीरा से कहता है, अरे हीरा, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के रुपए भी नहीं थे। बस सेठ जी, बस, आपको रुपए मिल गए। अब आप हमारी जमीन का कागजात लौटा दीजिए। हीरा जमीन का कागज लेकर अपने घर लौट गया। ये सब सुनकर झुमकी बहुत खुश हो जाती है। अब हीरा और झुमकी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। झुमकी उस जादुई गिलहरी से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसकी लालच दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हीरा धन के लालच में दिन पर दिन अंधा होता जा रहा था। हीरा और झुमकी दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे लोग गांव के सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगे थे। जब सेठ को यह सब बात पता चला कि अब हीरा बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, तो सेठ हीरा को ज्यादा उकसाने लगा, क्योंकि हीरा लोगों को कम ब्याज दर पर रुपए देने लगा था। तभी सेठ ने हीरा से कहा, हीरा भाई, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर कर्ज क्यों देते हो? तुम्हें तो लोगों से ज़्यादा ब्याज लेनी चाहिए। यही तुम्हारे पास मौका है। इससे तुम और धनी हो जाओगे और साथ में तुम्हारे पास जमीन भी बहुत सारी हो जाएगी। अब हीरा भी सेठ की बातों में आ जाता है। फिर हीरा अधिक ब्याज की दर से रुपए देकर लोगों को जमीन पर कब्जा करने लगा। पहले तो हीरा के व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसीलिए लोग उससे कर्ज ले लेते थे, ये सोचकर कि वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि हीरा शुरुआत में लोगों को कम ब्याज पर पैसे देता था। इसीलिए गांव के सभी लोग उस पर विश्वास रखते थे। परंतु धीरे धीरे हीरा गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और जबरदस्ती गरीबों की जमीन पर कब्जा करने लगा। फिर पूरे गांव में हीरा के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, परंतु कोई भी हीरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ मोहन, जो कि हीरा का बेटा था, वह भी पैसों को देखकर बिगड़ चुका था। वह दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। साथ ही उसे जुए शराब की भी बुरी लत लग गई थी। ये सब जानते हुए भी हीरा और झुमकी अपने बेटे मोहन को कुछ भी नहीं कहते थे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन मोहन कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हीरा उसे हर वैद्य के पास ले गया, लेकिन उसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। अब मोहन की हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। तभी एक दिन हीरा के घर पर बहुत बड़ा वैद्य जी आते हैं। तभी हीरा वैद्य जी से कहने लगा, वैद्य जी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। आप जितना चाहें मुझसे पैसा ले लीजिए, पर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। भाई, आपका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि इसे दुनिया के कोई भी वैद्य नहीं ठीक कर सकता। वैद्य जी, मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। भाई साहब, जीवन में हर चीज़ केवल धन से ही नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो धन से परे होती हैं। हमें धन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें एक न एक दिन बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है।
इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। फिर झुमकी रोते हुए कहती है, पता नहीं हमारे बेटे को किसकी नजर लग गई। यह इतना बीमार हो गया कि कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं है। हमारे बेटे की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाँ झुमकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है। अब ये भला कैसे ठीक होगा। इतना कहकर हीरा भी रोने लगा। ये सब बात उसकी बेटी सीता सुन लेती है और वह कहती है, पिताजी, आप लोग भला यह सब अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग भला अजीब सी बातें क्यों करेंगे। पिताजी, क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि धन से दुनिया में सब कुछ संभव है? भैया को किसी की बुरी नज़र नहीं लगी है, बल्कि यह सब आपकी और माँ की कर्मों का फल है। आप धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि पिछले दिन भी आप लोगों को याद नहीं आई। आप लोगों ने गांव के न जाने कितने लोगों को शोषण किया है और उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। आपने तो कभी मोहन भैया को भी नहीं डांटा जब यह शराब पीते थे, आयाशी करते थे। तब तो इन्हें आपने कभी नहीं डांटा। उन्हें तो आप कभी गलत काम करने से रोका तक भी नहीं। पिताजी, ये जो कुछ भी हो रहा है, यह सब आपकी कर्मों का फल है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम धन के लालच में कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गए थे, जिसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इसी के कारण हमारे बेटे को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत ही बुरा किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है। तभी झुमकी अपनी पुरानी बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है, काश हमारी भी जीवन पहले जैसा हो जाता। हमें अब इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे साथ मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम इस धन का क्या करेंगे। इतना कहकर झुमकी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहां पर जादुई गिलहरी आ जाती है और कहती है, चलो, कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर हीरा और झुमकी भी गिलहरी से अपनी गलती का माफी मांगते हैं। हीरा, मैं तुम्हारी कोई भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पास ज्यादा धन हो। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई गिलहरी वहां से चली जाती है। फिर दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब मोहन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर हीरा और उसकी पत्नी झुमकी अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, हमें जीवन में अच्छे कर्म भी करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है।